सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। बट मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले एक बार प्रीवियस पार्ट को जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे चैंपिंग और बाओपिंग को यहाँ पे जो सेंट वेइशेंग है वो यहाँ पर लाइफ के कुछ उन्हें लेसन दे रहे थे। इसी के साथ ही यहाँ पे यूलू और जो शीशी थी यानी कि जिसका रियल नेम शी लिंगयू है, यहाँ पे लिंगयू यूलू से कहने लगती है कि तुम्हारे डायनेस्टी की वजह से मेरा पूरा सेक्टर मारा गया। अब ये दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे जेंग आ जाता है जो कि आते साथ ही इन्हें मसलना शुरू कर देता है। और जब ये नजारा चैनपिंग देखता है तो वो उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाता है, लेकिन जेंग जो कि भागने में बहुत ही माहिर था वो चैनपिंग के हाथ नहीं लगता। इस दौरान हम सेंट वेइशेंग को बाओपिंग के साथ देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट थे कि चैनपिंग ने उन्हें एज अ मास्टर के तौर पे मानने से इनकार कर दिया। और अब आगे हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग में ही हम चैनपिंग को देखते हैं जो कि बताने लगता है कि क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं, जिस पे सेंट वेइशेंग कहने लगते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें इस कदर समझाया लेकिन तुम फिर भी मना कर रहे हो, तो अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। बच्चे फिक्र मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा डिसअपॉइंट तो जरूर हुआ। जिस पे चैनपिंग कहने लगता है कि देखिए, आपके जो प्रिंसिपल्स है और जैसा कि आपने मेंशन किया जो आपके थॉट्स है उनसे कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करता हूँ। और जैसा कि आपने उस घोस्ट लेडी यानी कि मैडम चू के बारे में बताया, वाकई में मैं उस वक्त उसके घोस्ट मेंशन के अंदर उसे मारना चाहता था। और अभी भी कहीं मैं उसे बता सकूं कि तुम्हारा पास्ट चाहे जितना भी ट्रेजेडिक क्यों ना रहा हो, लेकिन तुम कभी भी इनोसेंट लोगों को मार के उनसे अपना बदला तो नहीं ले सकती ना। और इसीलिए मुझे लगता है कि उसे हर हाल में मारा जाना चाहिए। ऐसे लोग जिंदा रहने के लायक ही नहीं। और मैंने इसके बारे में काफी बार सोचा है। यहाँ पे बाओपिंग से देखे जा रही थी, जिसके बाद चैनपिंग बताने लगता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरी नजर में एजुकेशन को हासिल करना ऐसा है कि जिसके जरिए से मैं लिख और पढ़ सकता हूँ, और इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसीलिए ओल्ड मैन, मैं आपका डिसाइपल नहीं बन सकता। और दूसरा रीजन आप जानते ही हैं। अब तभी यहाँ पे बाओपिंग थोड़ा उसे शांत कराती है, लेकिन तभी यहाँ पे मास्टर वेइशेंग एक नेट को हाथ में उठाते हुए कहने लगते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं एक ग्रैंड स्कॉलर सेज हूँ और मैं तुम्हें अपने क्लोज टू डिसाइपल के रूप में लेना चाहता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त तुम्हारे हाथों में आई है और तुम इस कदर मना कर रहे हो बिना कुछ सोचे समझे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि इससे पहले कोई और ये मौका न ले ले। जिसपे चैनपिंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहने लगता है कि आप नहीं समझ रहे, ऐसी चीज कि जिस रास्ते पर चलने से मेरा दिल गवारा न करे, मैं कभी भी उसकी तरफ एक कदम भी नहीं उठा सकता। अगर मुझे पता है कि ये मैं चीज नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे एम्बैरेसमेंट फील ना हो इसलिए मैं एग्री कर जाऊँ, या फिर मुझे इस बात का डर हो कि कहीं मेरे अपने या मेरे सामने जो लोग हैं वो मुझसे डिसअपॉइंट ना हो, मैं लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए वो डिसअपॉइंट ना हो, इस डर से मैं मान जाऊँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। सही मायने में उन्हें डिसअपॉइंट करना तो तब होगा कि जब मेरा मन भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी उनके खातिर ये चीज कर रहा हूँ। जिसपे बाओपिंग भी थोड़ी निराश हो जाती है। और तभी यहाँ पे वेइशेंग कहने लगता है कि ठीक है, अगर बाद में कभी तुम्हें रिग्रेट हुआ अपने आज के इस फैसले में तो क्या तब तुम अपना इरादा बदल लोगे। चैनपिंग कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर उस वक्त आप मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। ये सुनने साथ यहाँ पे मास्टर वेइशेंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल मेरे डिसाइपल जी जैसे हो। वो जब छोटा था ना बिल्कुल तुम्हारी जैसी बातें किया करता था। अब मैं समझा कि आखिर क्यों मुझे तुमसे उसकी वाइब आती है, और शायद यही रीजन हुआ कि उसने मुझे तुम्हारे बारे में सलाह दी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर जी का सुनते साथ ही बाओपिंग थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वेइशेंग कहने लगता है कि ठीक है फिर, अब जबकि वो वक्त नहीं आया है तो मैं फिलहाल के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हाँ तुम्हारी वो हेयर पिन अभी भी मेरे पास है और मैंने तुमसे वो तब इसलिए लिया था ताकि तुम्हारे लिए रास्ते में कोई मुसीबत न बने। अगर कोई इस जेड पिन को देख लेता तो शायद किसी न किसी की आंखें तो उसे कैच कर ही लेती। और वक्त आ गया है कि तुम्हें वो वापस दिया जाए। ये कहते हुए वो अपने पास से एक मास्टर लेस स्वॉर्ड एम्ब्रो को बाहर निकालता है, जिसे देखकर बाओपिंग और चैनपिंग दोनों ही हैरान थे। और बाओपिंग को तो ये काफी ज्यादा मजेदार लगा। जिस पे मास्टर वेइशेंग बताते हैं कि इसका नाम लिटिल फेंगडू है और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और हाँ, अगर तुम कभी मिडिल अर्थ डिवाइन कॉन्टिनेंट में जाओ तो बस इसे ले जाना है माउंट सुई पे, जिसके बाद तुम्हें पीने के लिए एक बहुत ही बड़ी ऐसी चीज मिलेगी जिसे पी के ना तुम्हें मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि झटपट चैनपिंग भी उसे अपने पास रख लेता है, जो देखकर वेइशेंग कहता है कि एक बात बताओ, मेरा गला सूख गया, मुंह से झांक निकल आया तुम्हें समझा समझा के, और तुम फिर भी मेरे डिसाइपल बनने से इनकार
करते हैं, लेकिन जब बारी गिफ्ट की आई तो तुमने फट से रख लिया, ऐसा क्यों? जिस पे चैनपिंग स्माइल करते हुए कहता है कि अगर मैं आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तो ये आपको डिसरिस्पेक्ट देना होता। आप मेरे साथ इतने ज्यादा काइंड है तो भला मैं इसे लेने से इनकार कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर यहाँ पे बाओ पिंग जोर जोर से हंसती है और कहती है कि असल में ये दिखने में ना सिल्वर जैसा है, तो भला मेरे यंग मार्शल अंकल इसे लेने से कैसे इनकार कर सकते थे। अब यहाँ पे माहौल थोड़ा लाइट हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर वेई शेंग है वो काफी ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है न जाने क्यों ये बुढ़ा ऐसा फील करा कि ये बहुत ही कमाल का है। यहाँ पे इसे काफी ज्यादा चढ़ जाती है और अगले ही पल वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। कि तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे हम देखते हैं कि चैनपिंग जो वेई शेंग है उसे अपने कंधे पे उठाकर यहाँ से ले जा रहा था और यहाँ पे ये बड़बड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि चैनपिंग तुम्हें पता है बिना रोमांस के ना जवानी पूरी तरीके से अधूरी है। तुम्हें एक बात हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हर एक चीज का एक सही वक्त होता है। तुम्हें गलती करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें डरना चाहिए कि तुम एक जगह पर कहीं पे पॉज ना हो जाओ, क्योंकि जब तुम ग्रेट दाओ के रास्ते को फॉलो करोगे ना तब की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अकेलेपन की होगी। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर कोई भी रिग्रेट बचे। यहाँ पे चैनपिंग बस उसकी बातें सुने जा रहा था। तभी सेंट वेई शेंग बाओ पिंग से कहने लगता है कि बाओ पिंग तुम्हें चैनपिंग का ना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें थोड़ा इसके बारे में सोचना भी चाहिए। ये हमेशा बस सही चीज करने में लगा रहता है और इसके हाथ से मौके निकल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये बिल्कुल लिटिल जी की तरह बन जाए, समझ रही हो ना? चैनपिंग मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ गलत करो, लेकिन जब तुम्हें लगे कि सब कुछ सही चल रहा है, वक्त भी सही है, तो तुम्हें खुद को भी एक मौका देना चाहिए। लेकिन हाँ, सही करने के चक्कर में इतने भी ज्यादा सीधे मत बन जाना कि जब पूरी दुनिया तुम्हें तुम्हारे खिलाफ नजर आए और तब भी तुम चुप रहो। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो दम, वो हिम्मत होनी चाहिए कि तुम इस पूरी दुनिया के मुंह के ऊपर कह सको कि मैं सही हूँ और तुम लोग गलत हो। अब यहाँ पे ये कहना ही था कि अचानक से यहाँ पे मास्टर वेई शेंग वापस से अनकॉन्शियस होने लगते हैं। यहाँ पे बाओ पिंग और चैनपिंग दोनों मिलकर उन्हें वापस से सहारा देते हैं, लेकिन नशा इस कदर चढ़ चुका था कि उसे तो बाओ पिंग नजर ही नहीं आ रही थी। वो यहाँ पर हवा में अपना हाथ लहराते हुए कहते हैं कि बाओ पिंग तुम्हारा बहुत शुक्रिया, जिस पे बाओ पिंग उसका हाथ पकड़ते हुए अपने सिर पे रखती है और कहती है कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ पे ये नजारा देखकर उसके फेस पे भी स्माइल आ जाता है और तभी वो यहाँ पर चैनपिंग के गालों पे अपने 2 फिंगर्स रखते हुए कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम फ्यूचर में बहुत 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 सारी किताबें पढ़ोगे, बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल करोगे, ताकि फ्यूचर में जब दुनिया भर के सारे स्कॉलर्स हमारी छोटी नन्ही बाओ पिंग, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़ी महान स्कॉलर बनने वाली है, उसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करे ना कि उसका मार्शल अंकल तो एक नंबर का इलिटरेट है, लेकिन वो एक महान स्कॉलर होने के नाते भी उसे अपना मार्शल अंकल कहती है, तो बताओ कब उसे कैसा फील होगा? हाँ, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खुद पे मेहनत करनी होगी ताकि लोग उसे फ्यूचर में क्रिटिसाइज ना कर पाए। अभी ये सुनकर बाओ पिंग कहने लगती है कि पर क्यों? मुझे मेरे यंग मार्शल अंकल काफी ज्यादा पसंद है, मैं उन्हें ऐसे ही पसंद करती हूँ और वो मेरे अंकल है, तो भला इसमें बुराई क्या है? आखिर वो लोग होते कौन है मुझे क्रिटिसाइज करने वाले? क्या उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी? उसमें तो कहा गया है सारे इंसान एक जैसे हैं, सबको एक नजर से देखना चाहिए। आखिर वो मेरे मार्शल अंकल को परेशान क्यों करेंगे? हाँ, तभी यहाँ पे चैनपिंग उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगर ऐसा कोई दिन फ्यूचर में आता भी है ना, वो तुम्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले मेरे पंचेस का सामना करना होगा। पहले मेरे हाथ बोलेंगे, फिर मेरी जुबान बोलेगी, लेकिन बाओ पिंग उसके लिए तुम्हारा जुबान खोलना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई दिन आए, लेकिन अगर आता है तो तुम्हें मुझे हर बात बतानी होगी, हर छोटी बड़ी बात जो कि तुम्हें हर्ट करे, ताकि तुम्हारा ये यंग मार्शल अंकल तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर पाए। और भूलो मत, मेरे पास वो स्वॉर्ड भी है जिसे कि मैं किसी के अगेंस्ट भी चला सकता हूँ अगर बात तुम पे आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाओ पिंग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे सेंट वेई शेंग इन दोनों के सिर पे हाथ फेरते हुए कहने लगता है कि तुम दोनों ना बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, तुम्हें देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। और पता है, एक नौजवान स्कॉलर्स को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जिनके कंधे किसी का भी बोझ उठा सकते हैं। ये कहते हुए वो अपने पुराने दिनों की गाथाएं गाना शुरू कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे चैनपिंग का बैलेंस बिगड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी जो सेंट वेई शेंग है वो उसे आगे की ओर गाइड करते हुए कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, एक स्कॉलर को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, उसे हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ऐसे ही वो लगातार अपने पुराने दिनों के बारे में बताने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बार बार बाओ पिंग उसे सहारा देती है, लेकिन एट द एंड वो यहाँ पर वापस से सो जाता है। और तभी चैनपिंग और बाओ पिंग इसे कैरी करते हुए यहाँ से दूर ले जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर बाओ पिंग चैनपिंग की तरफ इशारा करती है और उससे कहने लगती है मुझे आपसे कुछ कहना है, जिस पे चैनपिंग उसके पास जाता है और तभी वो थोड़ा हेजिटेट करने लगती है। इस दौरान यहाँ पे चैनपिंग उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, जब तुम एक महान स्कॉलर बन जाओगी और यहाँ से काफी दूर चली जाओगी, तो तुम्हारे ये जो यंग मार्शल अंकल है, ये चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड को निकालेंगे और हजारों किलोमीटर अगर दूर भी हुए ना, तो भी वो उस पे सवार होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है, बस तुम्हें एक बार मुझे याद करना है। हाँ, जब मैं वापस आऊंगा ना, तो मैं तब बहुत ही पावरफुल बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा कि जो भी जब ये जानेगा कि बाओ पिंग का मार्शल अंकल ये है, तो वो तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, जिसके बाद तुम भी बिना किसी झिझक के किसी को भी बता सकती हो कि तुम्हारा यंग मार्शल अंकल कौन है। और
जैसे तुम आज बड़े ही प्यार से सभी को मेरा इंट्रोडक्शन देती हो जब भी तुम किसी नए इंसान से मिलती हो, बिल्कुल वैसे ही मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में भी तुम ऐसे ही सभी को मेरा इंट्रोडक्शन दोगी और उन्हें पूछोगी कि बताओ मेरा यंग मार्शल अंकल हैंडसम है ना, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि भावनाओं में बाओपिंग बहुत ही ज्यादा बह जाती है। वो खुद ही हाँ में जवाब देती है, कहती है कि हाँ मेरा यंग मार्शल अंकल बहुत ही ज्यादा हैंडसम और बहुत ही ज्यादा कमाल के है। ये कहते हुए वो यहाँ दौड़ना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे अब बस बहुत ही जल्द बड़ा होना है, मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा यंग मार्शल अंकल कैसा है। अब बाओपिंग को इतना खुश होता हुआ देखकर चेनपिंग को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो मन ही मन जानता है कि यहाँ पे सेंट वेइशेंग ने जो बातें उससे कही है उस पर उसे गौर करना ही होगा। इसी के साथ हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेनपिंग समेत सभी लोग इस जगह को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान सेंट वेइशेंग समेत ज़ेंग सभी लोग उनके साथ थे और ऐसे ही इनका सफर आगे तक जाता रहता है। ये लोग कुछ दिन साथ बिताते हैं और फिर एक साथ मिल बैठ के खाना भी खाते हैं और ऐसे ही फिर एक दिन आता है जहाँ पे सेंट वेइशेंग चेनपिंग और बाओपिंग को एक पहाड़ की चोटी पे ले आते हैं और फिर बताने लगते हैं कि चेनपिंग हर अच्छी चीज का एक न एक दिन अंत होना ही है, मेरे भी जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन जो आधा सुइडोंगशॉन है जो कि इस वक्त ज़ेंग के शरीर में है, तो मैं जाते हुए आधे सुइडोंगशॉन को तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे काफी अच्छे से सिखाओगे लाइफ के वो लेसन जो कि तुमने सीखे हैं। मैं फिलहाल उसे बस किताबी ज्ञान ही दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि मैं उसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, लेकिन तुम्हारे पास जोश वक्त उम्र सब कुछ है, तुम उसे प्रैक्टिकली लाइफ के लेसन सिखा सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे काफी अच्छे से सिखाओगे। यहाँ पर देखते हैं कि ज़ेंग जो कि उसी कैरेज के अंदर बैठा हुआ था वो भी ये सारी बातें सुन रहा था। तभी यहाँ पे बाओपिंग आगे आती है और कहने लगती है कि वैसे तो आप मुझे पसंद हो, लेकिन जब आप बार बार ज़ेंग को प्रोटेक्ट करते हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप हमेशा उसकी तरफदारी क्यों करते हो? उस मोटी बुद्धि वाले के दिमाग में कुछ नहीं जाता, क्यों आप अपना वक्त जाया कर रहे हो? जिसमें यहाँ पे मास्टर वेइशेंग हंसते हुए अपनी दाढ़ी खुजाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है, वो मेरा फर्स्ट डिसाइपल है और उसने बस गलत रास्ते को अपनाया है, और अब क्योंकि ये मेरा डिसाइपल है तो कहीं ना कहीं उसके गलत रास्ते के चुनाव पर मेरी भी आधी जिम्मेदारी बनती है, मुझ पर भी सवाल उठते हैं। मुझे याद है कि मैंने उसे गाइड तो बहुत अच्छे से किया था, अच्छे से रास्ता दिखाया था, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उसे इग्नोर भी किया और मुझे आज भी इस बात का बहुत अफसोस है। मुझे उस वक्त उसे ऐसे कम्प्लीटली डिनाई नहीं करना चाहिए था। शायद अगर मैं उस वक्त उसे ऐसे नकारता नहीं तो शायद आज वो इस गलत रास्ते पे कभी ना होता, और कहीं ना कहीं मेरे इग्नोरेंस के चलते ही उसने एक ऐसी गलतफहमी अपने अंदर पाल ली, उसने गलत रास्ते को अपना लिया। अब ज़ेंग ने यहाँ पर सेंट वेइशेंग की सारी बातें सुन रहा था। तभी यहाँ पे वेइशेंग उसकी ओर पलटकर कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आगे चलकर तुम कभी भी किसी पर भी अंधा एतबार नहीं करोगे। तुम्हारे जो भी करीब के लोग होंगे तुम उन पे थोड़ा ट्रस्ट दिखाओगे, लेकिन ऐसा भी नहीं जो कि तुमने पास्ट में किया था। और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा आगे का सफर अच्छा रहे, और अगर तुम में से किसी को कुछ होता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पे चेनपिंग हाँ में सर को नोट करता है। यहाँ पे बाओपिंग ने हाँ में जवाब देती है और कहती है लॉर्ड स्कॉलरली सेज, मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगी। लेकिन तभी यहाँ पे वो आगे आता है और कहने लगता है कि नन्ही बाओपिंग, अगली बार जब हम मिले ना तो मुझे तुम लॉर्ड स्कॉलरली सेज मत बुलाना, ठीक है? समझ रही हो ना? यहाँ तो तुम मुझे ग्रैंड मास्टर कहना या फिर तुम मुझे ग्रैंड टीचर कह के भी बुला सकती हो। ये सुनकर बाओपिंग स्माइल करती है और तभी चेनपिंग और बाओपिंग दोनों उसे रिस्पेक्ट देते हैं। और यहाँ ये लोग अब जाने वाले थे तो मास्टर वेइशेंग बताने लगते हैं कि तुम बच्चे बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, लेकिन हाँ जल्दी बड़े होने की इच्छा कभी मत रखना, इससे बस तुम्हें तकलीफ ही होगी। अभी तुम्हारा बचपन है, इसे जितना अच्छे से जी सकते हो जी लो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम बड़े होते जाओगे उतनी ज्यादा चीजें तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएंगी। और वैसे भी लाइफ को एक वक्त मिलना चाहिए ना कि वो खुल के जी सके, और जिंदगी के जिस पड़ाव में इस वक्त तुम लोग हो ना, ये वक्त है जिंदगी को जीने का। जिसके बाद वो बाओपिंग के सर पे हाथ फेरते हुए कहने लगते हैं कि कपड़े और जूते जब नए होना तभी ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बात दोस्ती की आती है तो दोस्त जितने ज्यादा पुराने होंगे मजा उतना ही ज्यादा आता है। ये कहते हुए वो चेनपिंग को शाबाशी देते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पर हर किसी का अंतिम वक्त जरूर आता है, दिन ब दिन गुजरते जाते हैं और हम पहले से ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, और फिर वो वक्त भी आता है जब हम सभी मारे जाते हैं। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर तभी चेनपिंग को कुछ ख्याल आता है। वो कहने लगता है कि जो लिन शुआ है उसने मुझे बताया था कि माउंटेन्स में जो इमोर्टल्स रहते हैं वो 100 यहाँ तक कि हजारों सालों तक भी जीते हैं। जो सुन के यहाँ वह वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि अच्छा तो फिर बताओ 100 साल और 1000 साल के बाद क्या, तब भी तो मरा होगा ना? ये सुनकर अब बाओपिंग थोड़ा कैलकुलेट करती है और अपने नन्हे दिमाग से सोचने के बाद कहने लगती है कि तो इसका मतलब ये है कि मैं सबसे पहले मारी जाऊंगी, है ना? क्योंकि मैं तो अभी इमोर्टल बनी ही नहीं। ये सुनकर यहाँ पे वेइशेंग काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मजाकी हो, लेकिन ना मुझे पता है कि हर किसी की जिंदगी में एक दिन ये वक्त जरूर आना है जब कोई भी चीज उसे फील नहीं होगी, बस वो मौत का इंतजार करता रहेगा। फिर मौत उसे किसी पुराने दोस्त की तरह आकर गले लगा लेगी। अब यहाँ पे बाओपिंग चेनपिंग से कहने लगती है कि यंग मार्शल अंकल मुझे एक बात बताइए, हम सभी लोग मरने नहीं वाले हैं, है ना? अभी तो हम बहुत लंबा जिएंगे। जो सुनकर चेनपिंग हंसता और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ पे सेंट वेइशेंग कहने लगता है कि ठीक है फिर अब वक्त है यहाँ से जाने का। अब यहाँ से वेइशेंग जाने लगता है
कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बाओपिंग उसे ग्रैंड मास्टर कहते हुए आवाज देती है, जो सुनकर यहाँ पे वेइशेंग कहने लगता है कि क्या तुमने क्या कहा, जिस पे वो कहने लगती है कि ग्रैंड मास्टर आपका नहीं लगता कि आपको तो यहाँ से एकदम कम्प्लीटली ऐसे डिसअपियर हो जाना चाहिए किसी घोस्ट की तरह, जैसा कि दिखाया जाता है नॉवेल्स में कि एंड में जब कोई ओल्ड सेज ऐसे आपको अलविदा कहना तो वो पलक झपकती हवा में ही डिसअपियर हो जाता है, तो आप भी ऐसे ही गायब होने वाले हो ना। जो सुनकर सेंट वेइशेंग जोर जोर से हंसने लगता है और तभी वो एक लीफ को यहाँ उसके सामने फेंकता है और उस पत्ते के साथ ही वो यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब वो जो पत्ता था वो सीधा जाकर ज़ेंग के कंधे पे बैठता है और फिर कुछ देर वहाँ ठहरने के बाद वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन ज़ेंग को भी अपने मास्टर की याद तो आती है, लेकिन ऐसे ही हवा के झोंके के साथ सेंट वेइशेंग यहाँ से काफी दूर चले जाते हैं और तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली चेन बिंग और उसका पूरा कारवां पहुंच चुका था सुई माउंटेन के क्लिफ एकेडमी के पास, लेकिन यहाँ पर जैसे ये लोग पहुंचते हैं ना तो मेन एंट्रेंस में ही इन्हें कुछ फील होता है और तभी हम देखते हैं कि एक के बाद एक काफी सारे जो घुड़सवार हैं वो एक एक करके वहाँ से बाहर आते हैं और आते साथ यहाँ पर इन सभी को घेर लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम गाओ शुआन है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि क्या बात है, हम वापस से मिल रहे हैं। हाँ वैसे मैं बता दूं मेरा नाम गाओ शुआन है और मैं यहाँ पे स्पेशली तुम सभी को स्कॉट करने के लिए आया हूँ। असल में मैं तुम्हें ग्रेट सुई के जो माउंटेन क्लिफ एकेडमी है वहाँ तक ले जाऊंगा। ये सुनकर यहाँ पे चेन बिंग समेत सभी लोग हैरान थे कि आखिर इसे हमारे बारे में किसने बताया। तभी हम देखते हैं कि जो गाओ शुआन है वो यहाँ पे चेन बिंग के करीब आता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि वो जो गोल्डन ड्रैगन क्रैब था और वो जो ड्रैगन किंग बास्केट है उसके चलते क्या कुछ नहीं हुआ, ऑलमोस्ट ग्रेट ली के बॉर्डर में ना मरते मरते बचा हूँ। अब तभी हमें यहाँ पे इसका फुल इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। असल में ये ग्रेट सुई डायनेस्टी का प्रिंस है जिसका नाम गाओ शुआन है और वो यहाँ पर चेन बिंग से काफी फ्रेंडली वे में बात करता है। चेन बिंग फिर भी इस पे यकीन नहीं करता और वो यहाँ पर सभी को बहुत ही प्रोटेक्टिंग वे में लीड करता है और यहाँ पे गाओ शुआन बताने लगता है कि चिंता मत करो यार, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। वैसे तुमने मेरी बात अधूरी छोड़ दी, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया कि आखिर तब मैं वहाँ से बचा कैसे। असल में मेरे भाई ने मेरी मदद की। और एक बात बताओ, आखिर तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी हानि पहुँचाने नहीं आया। ये कहते हुए वो चेन बिंग के करीब जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे उसके दोस्तों से भी, लेकिन चेन बिंग तो उस पर यकीन ही नहीं करता, जिस पे गाओ शुआन कहने लगता है कि अरे यार मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। पर कोई नहीं, हम इस बारे में आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल के लिए अंदर तो चलो। अब तभी हम देखते हैं कि वो उसके लिए रास्ता बना देता है जहाँ पे चेन बिंग समेत सभी लोग आगे की ओर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि यंग प्रिंस के साथ आया था और मोस्टली ये शायद यहाँ पे सुई डायनेस्टी का कोई एडवाइजर होगा और तभी उसकी नजर जाती है उस कारवां पे जिसके अंदर की ज़ेंग मौजूद था और यहाँ पे ज़ेंग उसे देखकर स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी लोगों का हुजूम लगा हुआ। सभी लोग जैसे यहाँ पे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और यहाँ पे चेन बिंग और बाकी सब भी हैरान थे। अब धीरे धीरे करके हम देखते हैं यहाँ के लोग इन्हें रिकॉग्नाइज करने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि जरा देखो, ये लगते हो द ग्रेट जी जिनचोंग के स्टूडेंट्स हैं, है ना। यहाँ पर सभी लोग उस कारवां को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जो देख के शी भी काफी ज्यादा हैरान था। वो जब यहाँ पे विंडो से झांकता है तो वो देख के हैरान था कि मास्टर जी इतने दूर दराज के इलाकों में भी इतने ज्यादा फेमस है। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनके चर्चे यहाँ पे है, लोग उनकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतने ज्यादा फेमस है। अब तो लग रहा है कि मुझे बिल्कुल उनके जैसा ही बनना है, लेकिन यार पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल लियांग की तरह बनना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाओपिंग है वो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि यहाँ पर चेन बिंग इनके कैरेज में नहीं था और तभी वो विंडो से झांककर चेन बिंग के कैरेज की तरफ देखती है जहाँ पे हम देखते हैं कि लिंग शुआ और चेन बिंग दोनों एक कैरेज के अंदर मौजूद थे। दोनों ही काफी ज्यादा चुप थे, जिस पे ज़ेंग कहने लगता है कि यार जी जिनचोंग का डायरेक्ट डिसाइपल होना भी बहुत बड़ी मुसीबत है। जरा देखो यहाँ पर उसके डायरेक्ट डिसाइपल क्या आ गए, द ग्रेट सुई डायनेस्टी को खुद यहाँ पे चल के आके तुम लोगों को एस्कॉर्ट करना पड़ रहा है और अब से ये जो पूरी की पूरी माउंटेन क्लिफ एकेडमी है ना, ये पूरी तरीके से तुम लोगों के नाम से गूंज उठेगी। अब फाइनली हम देखते हैं कि ये लोग माउंटेन क्लिफ एकेडमी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बंदा जो कि माउंटेन की ऊंचाई से इन पे नजर रखे हुए था। तभी हम शी को देखते हैं जो कि इस एकेडमी के एंट्रेंस को देखकर ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो हैरान था कि ऐसी भी बड़ी एकेडमी एग्जिस्ट करती है। अब तभी सभी लोग एक एक करके अपने अपने कैरेज से उतरते हैं। अब शाओ लिनशु और यूलू समेत ये सभी लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर बाओपिंग, चेन बिंग और बाकी सबका इंतजार कर रही थी, लेकिन बस लिंग शुआ ही उस कैरेज से बाहर आता है जो कि काफी ज्यादा उदास लग रहा था और वो बहुत हिम्मत के साथ बाओपिंग और शी के पास जाता है जहाँ पे बाओपिंग कहने लगती है कि आखिर मार्शल अंकल कहाँ है, जिस पे लिंग शुआ कोई जवाब नहीं दे पाता और तभी यहाँ पे हम शी को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर उसी कैरेज की तरफ देख रहा था जहाँ पे चेन बिंग था, लेकिन उसे भी कोई नजर नहीं आता। अब लिंग शुआ की जो खामोशी थी वो यहाँ पे बाओपिंग को हर्ट करने लगती है। वो कहने लगती है कि बताओ आखिर कहाँ है, आखिर मेरे यंग मार्शल अंकल कहाँ है, वो क्यों नहीं आए। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता और तभी लिंग शुआ उसे एक लेटर देते हुए कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लेटर देखकर बाओपिंग कुछ ज्यादा ही उदास हो जाती है और स्पेशली इसके ऊपर लिखा था कि मेरी प्यारी बाओपिंग के लिए, जो देखकर बाओपिंग सब कुछ समझ आती है। यहाँ पे बाओपिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो दौड़ते हुए उस लेटर को लेते हुए सीधा चेन बिंग के कैरेज की तरफ
तरफ वो बढ़ने लगती है, जो देखकर बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि चेनपिंग से बाओपिंग कितनी ज्यादा अटैच्ड है। तो वो यहाँ पर सीधा उस रास्ते से काफी दूर जाने लगती है और बिल्कुल उस कैरेज के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो जानती है कि वो कैरेज से कब का दूर जा चुका होगा। अब इस दौरान हम चेनपिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन सभी को इनके डेस्टिनेशन पे छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पे चेनपिंग अपने मन में कहने लगता है कि बाओपिंग अपनी मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें बिना गुड बाय कहे ही यहाँ से जा रहा हूँ। माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ उस एकेडमी में एंटर नहीं हुआ, लेकिन मुझे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा है और मैं तुम सबसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। इस दौरान बाओपिंग जो कि भागते हुए इसी ओर आ रही थी और वो यहाँ पर चेनपिंग के लेटर को भी रीड कर रही थी, जहाँ पर उसने कहा था कि माफ करना कि मैं जा रहा हूँ। हालांकि हमने ये सफर साथ में तय किया था, लेकिन तुम्हारा यंग मार्शल अंकल होने के नाते मैं नाकाम रहा और मैं भी इस लायक नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ वहाँ खड़ा हो सकूं। माफ करना कि मैं ऐसे ही चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे चेनपिंग भी उसी ओर पलट के देखने लगता है, लेकिन बाओपिंग वो तो उस लेटर को रीड करते हुए आगे की ओर बढ़ी जा रही थी। यहाँ पे चेनपिंग ने आगे लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा मेहनत करो और जब तुम फ्यूचर में एक बहुत ही महान स्कॉलर बन जाओगी और बहुत ही ज्यादा कामयाब बन जाओगी तो मैं गर्व के साथ तो सभी लोगों को कह सकता हूँ कि ये वो बाओपिंग है जैसे कि चेनपिंग जानता है। मैं उस महान फीमेल स्कॉलर बाओपिंग को जानता हूँ। इस पूरी दुनिया की जो फर्स्ट फीमेल मास्टर होगी उसे मैं जानता हूँ। वो मेरी प्यारी नन्ही बाओपिंग है। यहाँ पे हम बाओपिंग को देखते हैं जो कि उन सारे मेमोरीज को याद करते हुए रोने लगती है जो भी उसने चेनपिंग के साथ बिताए थे और वो रोते हुए कहने लगती है कि यंग मार्शल अंकल प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। चेनपिंग लेटर में आगे बताता है कि एक बार मैं घर वापस पहुंच जाऊं तो मैं तुम्हारे घर वालों को भी बता दूंगा कि मैंने सेफली तुम्हें पहुंचा दिया और अब तुम सुरक्षित हो। साथ ही तुम्हारा जो एल्डर ब्रदर है मैं उसे भी बता दूंगा कि पूरे सफर के दौरान तुमने मेरी हर बात मानी, तुम काफी ज्यादा ओबीडियंट रही। अब बाओपिंग रोते हुए पूरे के पूरे बाजार में उसे ही ढूंढने लगती है, यहाँ वहाँ किसी खोए हुए बच्चे की तरफ वो बार बार रोते हुए चेनपिंग को पुकारती है, लेकिन चेनपिंग कहीं से भी उसे जवाब नहीं देता। चेनपिंग उस लेटर में आगे बताता है कि मैंने तुम्हारे और बाकी सबके लिए एक चीज बनाई है, कि मेरी तरफ से तुम सभी के लिए एक छोटा सा तोहफा है। हालांकि तुम्हारे यंग मार्शल अंकल की हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही बुरा है तो तुम इसे छुपा के रख सकती हो, तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे सफर के दौरान मैंने तुम में से किसी की भी कुछ खास मदद नहीं की, बल्कि तुम सभी लोग इतने ज्यादा केपेबल थे कि तुमने अपनी ही मदद की। ली हुआ यानी कि शी वो बहुत ही चंचल मिजाज का है, लेकिन उसका पास्ट उतना ही ज्यादा दर्दनाक भी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ थोड़ा वक्त बिताया करो, बीच बीच में इसके साथ खेला भी करो। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि वो अकेला है। और हाँ, एकेडमी में अगर उसे कोई परेशान करे तो उसका साथ जरूर देना। अगर कोई उसे बुली करने की कोशिश करे तो तुम उसकी मदद जरूर करना। और रही बात लिंगशुआ की, तो वो बहुत ही ज्यादा शांत मिजाज का है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे थोड़ा और ज्यादा घुलो मिलो, उससे बात करो। और एक बात याद रखना, तुम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई भी अपना नहीं। यहाँ पे हम शी को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ में वही डॉल थी और वो भी यहाँ पे चेनपिंग को याद करके रो रहा था। जिसके बाद चेनपिंग यूलू और शीशी के बारे में भी बताता है कि ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो कभी भी अकेले अपने दम पर इनसे उलझने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। लेकिन ये दोनों भी अच्छे हैं, तो अगर तुम कभी भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो इनसे बेझिझक होकर मदद जरूर मांगना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन बाओपिंग अभी भी चेनपिंग को ही ढूंढे जा रही थी। अब लेटर में चेनपिंग आगे बताता है कि बाओपिंग, अगर तुम्हें कभी भी किसी से कुछ भी उधार लेने की भी अगर जरूरत पड़े तो बेझिझक होके ले लेना, क्योंकि तुम्हारा यंग मार्शल अंकल तुम्हारी सारी उधारी चुका देगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। और हाँ, लियांग का दिया गया वो जो सिल्वर बैग है उसे हमेशा अपने पास रखना। और वैसे मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि माफ करना कि मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाओपिंग बहुत बुरी तरीके से रोते हुए चेनपिंग को आवाज देती है, जैसे कि चेनपिंग और जेंग दोनों सुन लेते हैं, लेकिन वो दोनों उसी वक्त यहाँ साइड में छुप जाते हैं और यहाँ पर किसी खोए हुए बच्चे की तरह बार बार बाओपिंग उसे आवाज देती हुई दौड़ते हुए यहाँ से आगे निकल जाती है। अब तभी चेनपिंग भी अपना रुख मोड़ लेता है, जो देखकर जेंग कहने लगता है कि यार तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम उसे देखोगे नहीं। बाओपिंग यहाँ पर रोते हुए कहने लगती है कि क्या आप लोगों ने मेरे यंग मार्शल अंकल को देखा है, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, काफी ज्यादा कमाल के, क्या आप लोगों ने देखा है। और कोई भी जवाब नहीं देता। अब तभी चेनपिंग की कई बातों से याद आती है कि जब भी बाओपिंग रोती है तो चेनपिंग को काफी ज्यादा उदासी फील होती है, तो यहाँ पे वो रोना बंद कर देती है और कहती है कि यंग मार्शल अंकल मैं नहीं रोऊंगी ताकि आपको बुरा ना लगे। अब यहाँ पे बेचारी वहाँ पे सिसकना शुरू कर देती है और तभी चेनपिंग और जेंग दोनों काफी दूर जाने लगते हैं, लेकिन जेंग बार बार उसे कहता है जब तुम्हें पता है कि तुम उन लोगों से दूर नहीं रह सकते और वैसे भी तुम उनके यंग मार्शल अंकल हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। और अगर क्या हो एकेडमी के अंदर लोग उन्हें बुली करे तो। जिस पे चेनपिंग यहाँ से काफी स्पीड में निकलने लगता है, जो देखकर जेंग कहता है कि यार मेरे लिए इंतजार करो, इतनी जल्दी क्या है। इसी के साथ हमें यहाँ पर उन लेटर्स को दिखाया जाता है जो कि चेनपिंग ने बाओपिंग के लिए लिखा था और एंड में यही कहा था कि यहाँ से सफर बहुत लंबा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी स्टडी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी चलेगी और तुम तीनों काफी अच्छी प्रोग्रेस करके एक बेहतर फ्यूचर को अचीव करोगे। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जिस साल यहाँ पे चेनपिंग ने बाकी सभी को उस एकेडमी में
पहुंचा दिया था। तो उस साल चेन पिंग 14 साल का था, सुई दोंगशन 15, लिन शुआ 12 साल का, बाओ पिंग 9 साल की, ली हुआई यानी कि शी वो 7 साल का, और जो यूलू और जो शीशी है वो 14 और 13 साल की। तो हमें इसी सीन के साथ आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड से स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 की एक नई जर्नी को हम देखेंगे, जहाँ सुई दोंगशन यानी कि ज़ेंग और चेन पिंग इनके बीच की हमें आगे की जर्नी प्रोबेबली देखने को मिलने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।